वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है एक लाइव ट्रेड के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे एक लाइव ट्रेड है जहाँ पे हमने ऑलरेडी पोजीशन ले ली है। क्रूड ऑयल 15 मिनट्स एंड हमने 8632 के लेवल पे क्रूड को बाई किया है। ओके, सो यहाँ पे आप डेट और टाइम भी नोट कर लीजिए। टुडे इज़ 26 मई, थर्सडे, एंड करेंट टाइम इज़ 6:20 PM। हमने क्रूड को बाई किया है 8632 के लेवल पे। ओके, 8632, राइट। नाउ गाइज, कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपने डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस फेस करी होंगी जैसा अभी करंट मार्केट है, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे हम रेजिस्टेंस पे क्यों बाय कर रहे हैं, राइट। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे हम क्यों बाय कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का एक पार्ट ये भी है दैट मार्केट ऑलवेज परफॉर्म्स ऑन फ्लो, नॉट परसेप्शन। अभी आपका ये परसेप्शन है जो आपको ये बोल रहा है दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस। आपको अंडरलाइंग फ्लो के बारे में नहीं पता। नाउ रेजिस्टेंस पे हम बाई क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दिस इज एक्सपेंसिव, राइट। ये एक एक्सपेंसिव प्राइस है। तो हमारा परसेप्शन क्या होता है कि हमें यहाँ पे सेल करना है, बिकॉज रेजिस्टेंस से सेल किया जाता है। लेकिन अगर हम फ्लो को समझे, अगर हम अंडरलाइंग साइकोलॉजी को समझे, अगर इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस को यहाँ पे समझे, तो आपको समझ में आएगा कि बायर्स के अंदर कितना डेस्परेशन है क्रूड को बाय करने का। और अभी आपको जो प्राइस एक्सपेंसिव लग रहा है, जैसे ही यहाँ से मूवमेंट होगी अभी थोड़ी देर में, आपको ये प्राइस काफ़ी रीजनेबल लगने लगेगा फॉर टेकिंग अ लॉन्ग पोजिशन। तो परसेप्शन आपका चेंज हो जाएगा जैसे ही मार्केट मूव करेगा, बट अंडरलाइंग फ्लो फिर भी सेम रहेगा। ओके, सो अंडरलाइंग फ्लो ये डिटरमाइन करता है कि ये प्राइस जहां पे हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो एक रीजनेबल प्राइस है या एक एक्सपेंसिव प्राइस है। सो यहाँ 8632 का जो लेवल है जहां पे हमने बाय किया है, दैट इज द बेस्ट प्राइस टू बाय क्रूड करेंट मार्केट के हिसाब से। इट वैसे तो बेस्ट प्राइस जो होगा वो 8501 होगा, बट करेंट मार्केट के हिसाब से, एक इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से, दिस इज द बेस्ट प्राइस। एंड देन पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में हम और डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के बारे में। राइट गाइस, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 6:49 PM और मार्केट में यहाँ पे अब एक मोमेंटम आ गया है। लेकिन अभी हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। ओके, हमें या तो एक डायरेक्शनल मूव चाहिए, और डायरेक्शनल मूव के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट 3 कैंडल्स, या फिर होल्ड या कोई लेवल यहाँ पे क्रिएट हो, तो उसके बाद ही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। सिर्फ इस मूवमेंट के बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। ओके, सो गाइज अभी थोड़ा सा स्लो है मार्केट। मैंने जो एंटिसिपेट किया था वो इससे थोड़ी सी और ज़्यादा अग्रेसिव मूव है, बट ठीक है, लेट्स सी। अब हमें वेट करना है मार्केट के डायरेक्शनल होने का और स्टॉप लॉस लगाने का। राइट गाइज, आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 7:22 PM और यहाँ पे मार्केट अब डायरेक्शनल हो गया है। हमारी पोजीशन के बाद 3 कैंडल्स का एक डायरेक्शनल मूव है यहाँ पे, और अब यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है 8600 के लेवल पे। गाइज, यहाँ स्टॉप लॉस के कंसेप्ट को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आइडियल सिनारियो स्टॉप लॉस लगाने का क्या होता है।
तो आइडियल सिनारियो जो है वो होता है एक वैल्यू एरिया के फॉर्मेशन के बाद। अगर इस तरह का कोई वैल्यू एरिया फॉर्म होता है बाजार में, तब फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना एक बेटर अप्रोच है। और इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। जब एक वैल्यू एरिया फॉर्म होता है तो यहाँ पे हमको सेलर्स का भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और हमें ये समझ में आ रहा है कि सेलर्स की पावर कम है कंपेयर टू बायर्स। अभी इस डायरेक्शनल मूव में हमें सिर्फ बायर्स की एक प्रेडोमिनेंट पावर दिख रही है, लेकिन जैसे ही ये एरिया क्रिएट होगा, एरिया तभी क्रिएट होगा जब सेलर्स का थोड़ा सा एग्रेशन बाजार में आएगा, तभी ये फ्लो रुकेगा। और फिर बायर्स जब इस एरिया को होल्ड कर रहे हैं और वहां पे पावर क्लियर है, तो फिर स्पाइक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसलिए आइडियल सिनेरियो ये होता है कि एक वैल्यू एरिया क्रिएट हो, उसके बाद फिर आप स्टॉप लॉस लगाएं। जो दूसरा सिनारियो है वो यही है कि डायरेक्शनल मूव के बाद भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्शनल मूव हुई है, उसके बाद हमने स्टॉप लॉस लगाया 8600 के लेवल पर। बट बेटर ऑप्शन इज कि एक वैल्यू एरिया फॉर्म हो, उसके बाद फिर हम वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, ऑलराइट गाइस, आप लोग यहाँ पे करेंट टाइम देख सकते हैं। इट इज़ 8:22 PM। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्रूड में इनिशियली एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। ओके, फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग। नाउ गाइज, एग्जिट्स के लिए अगर आप एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट करें, तो वहाँ पे आपको मोमेंटम के बेसिस पर और प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं राइट 8510 पे, तो आपके पास यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, विच इज़ 8650। तो यहाँ पे 50% पोजीशंस या फिर 100% पोजीशंस आप एग्जिट कर सकते हैं। इस तरह का कोई रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम एग्जिट्स को किस तरह से प्लान करेंगे? यहाँ पे हम एग्जिट्स को प्लान करेंगे मोमेंटम और प्राइस एक्शन के बेसिस पर। तो इस पूरी मूवमेंट को चैलेंज करने के लिए कोई सेलिंग यहाँ पे हो नहीं रही है। दिस इज नॉट सेलिंग, दिस इज प्रॉफिट बुकिंग। दैट मीन्स जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पर बाय किया है, दे थिंक दिस इज अ गुड प्राइस टू सेल, एंड ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, दीज आर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। ओके, सो दे थिंक दिस इज अ गुड प्राइस टू सेल। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। अगेन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नाउ वी विल ऑब्जर्व दिस फॉर सम मोर टाइम। हम थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इसको कि प्रॉफिट बुकिंग अगेन किस तरह से आ रही है। अगर कुछ और प्रॉफिट बुकिंग आती है, देन हम भी उस प्रॉफिट बुकिंग के एरिया में पोजिशंस को एग्जिट कर देंगे। ओके, राइट गाइस, सो आप लोग यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। इट इज़ 8:36 PM। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है आप लोगों के लिए, बिकॉज इस प्राइस एक्शन को समझ के आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलने वाले हैं। इस पूरे ट्रेड में बहुत सारे इंसाइट्स हैं और वो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इंसाइट मैं अभी आपको यहीं दूंगा और इसे समझिए। ओके, कि यहाँ पे हुआ क्या। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे पहली प्रॉफिट बुकिंग हुई राइट। जो ट्रेडर्स यहाँ पे एक्टिव थे उनमें से कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक किया और इमीडिएटली कुछ ट्रेडर्स ने उन ऑर्डर्स को कंज्यूम कर लिया राइट। सो सेलिंग हो रही है यहाँ पे। प्रॉफिट बुकिंग इज व्हाट? सेलिंग। नाउ ये इनिशियली एक फ्रेश पोजीशन नहीं है सेल की। यहाँ पे जो बाय पोजीशंस को बाय किया गया उसको यहाँ पे सेल किया जा रहा है। तो इनिशियली कुछ ट्रेडर्स ने सेल किया और उन ऑर्डर्स को अगेन बायर ने कंज्यूम कर लिया। तो ये हमें क्या बताता है कि इवन 8818 के लेवल पर बायर अभी भी क्रूड को बाय करना चाहता है। सो यहां पे हम वेट करेंगे बिकॉज प्राइसेस थोड़ा और ऊपर जाएंगे। बायर के अंदर अभी भी डेस्परेशन है। अगर यहाँ 2 से 3 बार प्रॉफिट बुकिंग होती, एक एरिया डेवलप होता, तब हम एग्जिट कर सकते थे। दैट मीन्स बहुत सारे ट्रेडर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो
प्रॉफिट्स को बुक करें और हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है, तो वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही प्रॉफिट्स को बुक करा कुछ ट्रेडर्स ने, उन ऑर्डर्स को इमीडिएटली बायर ने कंज्यूम किया। इसलिए वेट करने की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कहाँ वेट करना है, कहाँ किस चीज़ को देखना है, यही तो है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। ओके, सो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे एंड देन हम तीन चीज़ें देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया एग्जिट्स के लिए। रिएक्शन, आई मीन बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, एक एग्रेसिव सेलिंग कैंडल, वो एक साइन है, आप पोजीशंस को एग्जिट कर दीजिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज प्रॉफिट बुकिंग का एक एरिया, वो एक साइन है। और जो तीसरी चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, थर्ड थिंग इज स्लो डाउन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो मोमेंटम यहाँ पे भी स्लो हुआ है, बट ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ। अगर नेचुरली यहाँ पे मोमेंटम स्लो हो रहा है, राइट, और वहाँ पे फिर हमें कोई एक स्मॉल रिएक्शन भी दिखता है, वहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 9:08 PM। और एक यहाँ पे अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया डेवलप हो रहा है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोमेंटम हल्का सा स्लो हुआ है यहाँ पे आफ्टर फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग। तो ये चीज़ तो हमको क्लियर है कि अब मार्केट में उतने बायर्स नहीं हैं जितने पहले थे, बिकॉज बहुत सारे बायर्स और कुछ बायर्स ने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग में एग्जिट करा है। देन उन ऑर्डर्स को कंज्यूम किया रिमेनिंग बायर्स ने। यहाँ पे इस लेवल पे अब कोई फ्रेश इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं आएगा। तो जो ऑलरेडी बायर्स प्रेजेंट है, उन्होंने इन ऑर्डर्स को कंज्यूम किया और मार्केट को और ऊपर पुश किया, राइट, डेस्परेटली। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और है गाइस, जो मैं पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में डिस्कस करूँगा। डेस्परेशन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ डिस्टेंस। डेस्परेशन का रिलेशन डिस्टेंस से नहीं है। सो अब यहाँ पे उतने बायर्स नहीं है, सो मार्केट का मोमेंटम भी थोड़ा सा स्लो हुआ है। ये चीज़ नोट करने वाली है। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये बायर्स किस तरह से मार्केट को होल्ड करते हैं या परफॉर्म करते हैं। हमें एक और प्रॉफिट बुकिंग का एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट प्राइस एक्शन जो वहाँ पर उस समय प्रिवेल करेगा। जैसे यहाँ पे अभी एरिया फॉर्म हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे एक थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम है बिकॉज ऑफ लोअर विक्स। तो उसके बेसिस पे हम फिर यहाँ पे एग्जिट्स प्लान करेंगे। एक एरिया फॉर्म होना चाहिए उसके लिए। ओके, सो और गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, या आप किसी एक ऐसे ट्रेड को ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे आप प्रोप्राइटरी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा एक नोट पैड लेके बैठिए, क्योंकि आपको बहुत सारे इंसाइट्स जनरेट होंगे जब आप इस तरह के ट्रेड्स को ऑब्जर्व करेंगे, या आप इस तरह के ट्रेड्स में जब आप प्रेजेंट हैं। उन इंसाइट्स को नोट डाउन करिए, बिकॉज ये एक इंटरप्रिटेटिव स्किल है। आप नोट डाउन करेंगे उसको, फिर आप जब बाद में रेफ़र करेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन डेवलप होगा। ओके, सो लेट्स सी कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग, शायद सेकंड प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो हम वेट करते हैं 5 to 10 मिनट्स। लेट्स सी कि इस एरिया में क्या होता है, एंड देन वी विल प्लान दी एग्जिट्स। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 9:47 PM। और ये सेकंड प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो रही है। ये एरिया अभी डेवलप हो रहा है यहाँ पे। ओके, ऑल्दो इस एरिया को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, बट स्टिल अभी जो ये मोमेंटम है कोई इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उसे ब्रेकआउट कंसिडर करें। तो ये एरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और अगर ये एरिया एक्सटेंड होगा देन हम लोग यहाँ पे वी क्लोज दी पोजिशंस। तो अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे, लेट्स सी कि ये एरिया किस तरह से डेवलप हो रहा है, बिकॉज अभी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, राइट। यहाँ पे आप जो मार्केट का होल देख रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग ही दिखा रहा है, बट अगेन मार्केट में थोड़ा सा अपवर्ड्स मोमेंटम है। तो इसी को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि ये किस तरह से यहाँ पे रिएक्शन आएगा, कि क्या ये एरिया एक्सटेंड होगा, मार्केट इसी एरिया में आएगा या थोड़ा सा और मार्केट ऊपर जाएगा। उस क्लैरिटी के बाद देन वी कैन क्लोज द पोजीशंस और वेट कि अगर थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम और आएगा सो वील टेक एडवांटेज ऑफ दैट एज वेल। ओके गाइज, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, इट इज़ 10:15 PM और हमने यहाँ पे पोजीशंस क्लोज कर दी हैं 8900 के लेवल पर। नाउ गाइज एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है और वो ये है कि इस एरिया के बाद सेकंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद मोमेंटम और ज़्यादा स्लो हो गया, राइट। सो हमारे दो पैरामीटर्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग हमें बार बार दिख रही है बिकॉज यहाँ पे भी अब एक प्रॉफिट बुकिंग आई है विच इज़ द थर्ड प्रॉफिट बुकिंग, और मोमेंटम डेफिनेटली स्लो हो रहा है। तो इन चीज़ों को कंसिडर करके हमने यहाँ पे 8900 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर दिए एंड देन हमने इस ट्रेड में 270 आई थिंक 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट किया है। सो बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए एंड एज ट्रेडर्स, स्पेशली फुल टाइम ट्रेडर्स, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो मार्केट में थोड़ी सी भी मूवमेंट हो तो उसका भी प्रॉफिट हम स्क्वीज आउट करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। सो हमें एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ है, मोमेंटम स्लो हो रहा है एंड प्रॉफिट बुकिंग बाज़ार में आ गई है। इन सारी चीज़ों को देखकर हमने 8900 के लेवल पे पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। नाउ गाइस, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड वैसे मैंने आपको कुछ इनसाइट्स यहाँ पर भी दिए हैं, बट पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोस्ट ट्रेड एनालिसिस वीडियो है, ओके यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। नाउ इट्स 27 मई फ्राइडे एंड 1:04 AM इन द मॉर्निंग। तो गाइज मार्केट क्लोज कैसे हुआ है आपको थोड़ा सा पहले इसे समझना ज़रूरी है। जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग 2 वाला एरिया था जहाँ पे हमें एक कन्फ्यूजन भी था क्योंकि मोमेंटम बाज़ार में नहीं था, तो जब ये एरिया यहाँ पे ब्रेकआउट आया और मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर रहा था तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन था कि हम इसे नया एरिया माने या नहीं माने। एंड फाइनली देखिए हुआ क्या कि ये फेक ब्रेकआउट यहाँ पे क्रिएट हुआ और मार्केट इसी एरिया में वापस आ गया। तो प्रॉफिट बुकिंग 2 वाला जो एरिया है वो एक प्रॉपर एग्ज़िट वहाँ पे हम कर सकते थे और हमने वहीं पर एग्ज़िट करी है, हमने पहले करी है और ये एरिया एक्सटेंड हुआ है फेक ब्रेकआउट के बाद। सो मोमेंटम को समझने का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि किसी भी लेवल, जो भी लेवल ब्रेक होता है, अगर वहाँ पे एक एक्सेलरेटेड मोमेंटम नहीं मिलता तो वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। कंडीशन ये है कि जो सेकंड प्रॉफिट बुकिंग या थर्ड फोर्थ जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही हैं वो प्रीवियस प्रॉफिट बुकिंग वाले एरिया से बहुत क्लोज होना चाहिए। ओके, तो ये प्रीवियस प्रॉफिट बुकिंग एरिया है जो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्रिएट हुआ था एंड देन सेकंड वाला आप देखिए कितना क्लोज क्रिएट हुआ है और फिर मोमेंटम नहीं आया। तो इस तरह के सिनारियो में जहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी कम है, अगर मोमेंटम पिकअप नहीं करता है तो ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और ये वाला एरिया एक्सटेंड करता है। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ओके, नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझने ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको परसेप्शन बताया था जब ये ट्रेड हमारा शुरू हुआ था। मैंने आपको बताया था कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस है एंड धीरे धीरे आपका ये परसेप्शन चेंज होगा। तो चीप और एक्सपेंसिव को समझने के लिए इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं दे चुका हूँ। हमारे साथ अभी एक सोशल मीडिया मैनेजर जुड़े हैं, मिस्टर मनोज। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उनसे बात भी करी होगी थ्रू ईमेल भी वही देख रहे हैं और फेसबुक भी हमारा वही देख रहे हैं। तो मैंने उनको एक वीडियो दिया था, इस एक्सरसाइज मैंने उसमें बताई है कि चीप और एक्सपेंसिव को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। वो आप हमारे फेसबुक पेज पे शायद उन्होंने अपलोड कर दिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कल करेंगे।
facebook.com/NHRS प्राइस एक्शन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एक वर्ड है परसेप्शन। ओके, एंड सेकंड इज फ्लो। अब होता क्या है कि क्योंकि हम एक टेक्निकल एनालिसिस के बैकग्राउंड से आप लोग आए हैं, इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। बिकॉज कोई भी चीज है, भले ही वो चार्ट पैटर्न्स हो, भले ही वो इंडिकेटर्स हो, ऑसिलेटर्स हो, कुछ भी हो, आपको बोला जाता है कि आइडेंटिफाई करना है, राइट। आइडेंटिफिकेशन के लिए परसेप्शन का होना जरूरी है। आप जो चीज देख रहे हैं उसी को आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको डबल टॉप नहीं दिखा तो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर डबल बॉटम नहीं दिखा तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर फ्लैग नहीं दिखा, पेंडेंट नहीं दिखा, जितने भी पैटर्न्स हैं आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्टोकेस्टिक RSI अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लेवल पे नहीं है तो आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो परसेप्शन बेस्ड सिस्टम है। तो हम अंडरलाइंग फ्लो तक पहुंच ही नहीं पाते। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं है। ओके, इस पूरे मूवमेंट में कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पे। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे फ्लो है और उस फ्लो को समझा गया है। फ्लो इज प्रेजेंस। और फ्लो को समझने के लिए आपको दो फंडामेंटल क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। व्हेन द प्राइस विल मूव, और इससे भी ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है हाउ द प्राइस विल मूव, राइट। हाउ द प्राइस विल मूव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है व्हेन वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं टाइमिंग। ये प्रैक्टिस से आती है। अब यहां पे आप देखिए, हाउ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो व्हेन वाला पार्ट यहां पे कौन सा है, जहां पे हमने एंट्री ली। आप देखिए हमारी एंट्री के बाद ही ये मूवमेंट हुआ है, राइट। सो दैट इज व्हेन। और इसको भी अगर आप समझना चाहते हैं व्हेन वाले पार्ट को, तो एंट्री को अगर आपको मास्टर करना है, व्हाट इज अ परफेक्ट एंट्री। एंट्री परफेक्ट तभी होगी जब आपकी एंट्री के बाद वोलैटिलिटी बाजार में कम हो, मूवमेंट टुवर्ड्स द टारगेट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, मार्केट शुड ईदर बी डायरेक्शनल, या तो मार्केट में डायरेक्शन होना चाहिए, या एक वैल्यू एरिया का फॉर्मेशन होना चाहिए, एंड देन इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहां पे आप देखिए हमारी एंट्री के बाद मार्केट में बिल्कुल भी वोलैटिलिटी नहीं थी, बाजार अपने टारगेट की तरफ मूव कर रहा था, और यहां पे मार्केट डायरेक्शनल था, राइट। यहां पे वैल्यू एरिया फॉर्म नहीं हुए। ऑल्दो अगर वैल्यू एरिया का फॉर्मेशन होता तो स्टॉप लॉस का प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये मैंने आपको उस समय भी यहां पे समझाया था। तो ये फंडामेंटल्स है एंट्री के। और एंट्री के लिए अगेन आप प्रोप्राइटरी मेथड्स जब सीखेंगे और ज़रूरी है प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका व्हेन वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको क्लियर करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसको क्लियर करना है। हाउ द प्राइस विल मूव, कैसे, व्हाट विल बी द अंडरलाइंग फोर्स जिससे प्राइस में मूवमेंट आएगी। और यहां पे भी जो मेरी एनालिसिस थी, 80% मार्केट वैसा मूव करा, 20% यहां पे डिविएशन हुआ है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये जो 4 कैंडल का मूवमेंट देख रहे हैं ये एक ही कैंडल में हो। वो मेरा एंटिसिपेशन था फ्लो का।
लेकिन वैसा नहीं हुआ, यहाँ पे 4 कैंडल्स का मूवमेंट हुआ और फिर ऊपर जाके मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सलेट हुआ मार्केट, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई। ओके, तो जितना फोर्स मैंने एंटिसिपेट किया था उतना फोर्स यहाँ पे नहीं आया, और इसके भी रीजंस हैं जो हम बाद में कभी स्टडी करेंगे, अभी मैंने भी एनालाइज नहीं किया है इसको। राइट, सो ये चीज़ समझनी आपको ज़रूरी है और इसमें भी प्रैक्टिस लगती है। नाउ जब हम यहाँ फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे थे तो मैंने आपको ब्रीफली समझाया था कि ये फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है। ओके, तो प्रॉफिट बुकिंग को अगर हम समझना चाहते हैं प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग, इस केस में डिफरेंस है। प्रॉफिट बुकिंग के प्राइस एक्शन में और एक फ्रेश सेलिंग इनिशिएट जब होती है उसके प्राइस एक्शन में देयर इज अ डिफरेंस। अगर फ्रेश सेलिंग इनिशिएट होती है तो यहां पे आपको एग्जिट करना पड़ता है, और ये रिएक्शन के फॉर्म में होता है। रिएक्शन विल बी द फर्स्ट थिंग, राइट, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेट्स से ऊपर जा रहा है, सडनली रिएक्शन, दिस इज अ रिएक्शन। देन स्ट्रगल, ये भी होना जरूरी है, बायर्स का स्ट्रगल होगा। अगेन रिएक्शन एंड देन मूवमेंट। तो जब आप यहां पे फिर से रिएक्शन है और उसके बाद देयर विल बी मूवमेंट। सो अगर आप ऑलरेडी, लेट्स से आपने यहां पे पोजीशन बना ली है और आप ऑलरेडी इस ट्रेंड को राइड कर रहे हैं और आप रिएक्शन देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करके यहां पे एग्जिट करना होता है, बिकॉज सेलिंग यहां पे हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है। सो इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं यहां पे, मैं सिंपली आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग में क्या डिफरेंस है। प्रॉफिट बुकिंग का जो प्राइस एक्शन होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, इट शुड बी जस्टिफाइड, अपनी जो प्रीसीडिंग प्राइस मूवमेंट है उसके जस्टिफिकेशन में होना चाहिए, राइट। तो अगर बहुत अग्रेसिव कैंडल होती देन वो जस्टिफाई नहीं होता। अब यहां पे देखिए जस्टिफिकेशन यहां पे किस तरह से हो रहा है। ये ट्रेडर्स जिन्होंने यहां से पोजीशन ली है, हमने भी यहीं से पोजीशन ली है, और इस पूरे मूवमेंट में कोई ऐसा लेवरेज पॉइंट नहीं है जहां पे हम सेल कर सके, और ये एक अच्छा प्रॉफिट है। 86.32 से अगर हम इस प्रॉफिट बुकिंग को देखें 88.24, तो ये कितना हो रहा है, 86.32 माइनस 88.24 दैट इज माइनस 192, सो 192 पॉइंट्स का मूवमेंट। अब आप थोड़ा सा लॉजिक यहां पे लगाइए, 192 पॉइंट्स का मूवमेंट क्रूड में, ये किस तरह का प्रॉफिट है? क्या ये एक ऐसा प्रॉफिट नहीं है जो आप बुक करना चाहेंगे? और अभी एक कंसेप्ट आपको और बताऊंगा, जब आप उस कंसेप्ट को समझेंगे तो तब आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो लेट्स डू वन थिंग, हम एक कंसेप्ट और समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर हम आंसर करेंगे। मैंने आपको यहां पे ये बताया था कि डिस्टेंस डजंट मैटर। इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद आप देखिए तो मार्केट ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया, लेकिन ये हमारे लिए है। अगेन यहां पे क्या बात आ जाती है, यहां पे अगेन यही परसेप्शन वाली बात आ जाती है, राइट। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जहां क्वांटिटी इंक्रीज होती है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल मनी होता है, वहां पे क्वांटिटी ज्यादा होती है, और ये जो प्रॉफिट है इट इज अ बिग अमाउंट। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है, तभी मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस डजंट मैटर एक एरिया के क्लियर होने के बाद।
इवन इस एरिया के क्लियर होने के बाद जो मार्केट ऊपर गया है वहाँ पे भी डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। बट होता क्या है ना, बिकॉज ये चीज़ हम समझ सकते हैं, वी आर फुल टाइम ट्रेडर्स, वी वॉन्ट टू स्क्वीज आउट एवरी सिंगल पेनी फ्रॉम द मार्केट। और ये चीज़ इंस्टीट्यूशंस के साथ भी है। ओके तो इसलिए इस तरह की मूवमेंट होती है जहाँ पे ट्रेडर्स वांट टू एग्जिट, बट फिर से ऐसा होता है कि एक बेस्ट प्राइस पे एग्जिट करें, थोड़ा सा मार्केट को और ऊपर पुश कर दें। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब इसी को आप कंपेयर करिए इस मूवमेंट से एंड देन इस प्रॉफिट बुकिंग से। क्या ये जस्टिफाइड है कि हमने इतना बड़ा एक प्रॉफिट यहाँ पे अचीव किया एंड वी वांट टू गेट आउट एट दिस लेवल? ये जस्टिफाइड है बिल्कुल। और यहाँ पे मूवमेंट कैसी हुई है देखिए, डोजी, अगर हम जब व्हेनेवर देयर इज अ डोजी आफ्टर अ ट्रेंड, सबसे पहले तो डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन। सेलिंग विल बी इंटेंट, अगेन मैं रिपीट करता हूं, सेलिंग विल बी इंटेंट बेस्ड। ये इंटेंट है बाजार का कि हमको सेल करना है। प्रॉफिट बुकिंग इज डिसीजन बेस्ड। और क्योंकि ऊपर नीचे मार्केट होता है, कुछ ट्रेडर्स एग्जिट कर रहे हैं, अदर ट्रेडर्स वांट टू पुश मार्केट हायर, और इंटेंट की कमी होती है, दैट इज वाई डोजी का फॉर्मेशन होता है। तो एक अच्छे ट्रेंड के बाद जहां लॉजिकली ये देखा जा सकता है कि ट्रेडर्स ने पैसा कमाया, उसके बाद अगर किसी लेवल पे देयर इज एन इनडिसीजन इन द फॉर्म ऑफ डोजी, तो यहाँ पे डोजी है, दिस इज, यहाँ पे बॉडी है कैंडल की, बट स्टिल यू नो अपर विक लोअर विक, ये सिग्निफाई करता है प्रॉफिट बुकिंग, फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जो यहाँ पर हुई। और अगर कोई यहाँ पे रेफरेंस लेवल होता तो ये और इजी हो जाता यहाँ पे एक्शन लेना। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेडर्स वांट टू गेट आउट। अब नेचुरली एक प्रॉफिट बुकिंग जब होगी तो बाजार का मोमेंटम तो कम होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स ने वहाँ पे पोजीशन एग्जिट करी है, इसलिए सेकेंड मूवमेंट जो होती है इट कैन बी, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है नो डाउट, पर इतना मोमेंटम नहीं रहता। ओके इन सेकेंड एरिया में ही, सेकेंड प्रॉफिट बुकिंग में ही जहाँ पे हमने एग्जिट किया, वहीं पे एक फेक ब्रेकआउट के बाद ये एक वैल्यू एरिया यहाँ पे जनरेट हो गया, जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग्स हो रही हैं, राइट, बिकॉज मार्केट एंड भी होने वाला है यहाँ पे। सो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जिन ट्रेडर्स ने पोजीशंस बनाई हैं और समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे स्क्वीज आउट हो गया है, वो भी एग्जिट करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको हमेशा चाहिए होता है मार्केट में। देखिए टाइम की भी इंपॉर्टेंस है। अगेन जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो क्योंकि हमने रूल बेस्ड अप्रोच से ट्रेडिंग करना सीखा है, हम कुछ सोच ही नहीं पाते, हम ये भी नहीं देख पाते हैं कि 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 11:30 बाजार का टाइम है, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, ट्रेडर्स ने, बहुत सारे ट्रेडर्स ने इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड को लिया, दे वांट टू गेट आउट, और ये वैल्यू एरिया क्रिएट हो रहा है। हम टाइम को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमारा परसेप्शन इतना हो जाता है कि इंडिकेटर देखना है, ऑसिलेटर देखना है, हम इसके अलावा और कुछ देख ही नहीं पाते। फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स को हम इग्नोर कर देते हैं। और वही मैं आपको बताना चाहता हूं दैट यू शुड फोकस ऑन दीज प्रिंसिपल्स। प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन का जो फर्स्ट फंडामेंटल है, दैट इज टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू एंड इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग इन द मार्केट। हम नोट्स बनाने के लिए क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स को, आपको भी मैंने बोला नोट पैड लेके बैठिए, अपना इंटरप्रिटेशन आप डेवलप करिए, बिकॉज बिना कॉम्प्रिहेंशन के कुछ नहीं होगा। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता अगर आप स्ट्रैटेजी और टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी सीख के नहीं आए होते। तो हमारे पास जो फ्रेश स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कभी टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखा, दे ग्रास्प दीज कॉन्सेप्ट्स वेरी इजीली, क्योंकि उनका पहला स्टेप ही ये है कि उन्हें इंटरप्रिटेशन डेवलप करनी है। वो सीख ही प्रोप्राइटरी मेथड से रहे हैं।
लेकिन जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख के आते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एक रूल बेस्ड अप्रोच से आ रहे हैं, परसेप्शन बेस्ड अप्रोच से आ रहे हैं, परसेप्शन देखना है, बाकी जो दिख रहा है उसी को देखना है, राइट? तो वो प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो गोल होना चाहिए, दैट शुड बी टू हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव व्यू, दैट इज द फर्स्ट थिंग, एंड दिस कॉम्प्रीहेंसिव व्यू शुड बी जस्टिफाइड बाय फ्लो, प्रेजेंस से। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इसकी प्रैक्टिस कैसे होगा, आप इस वीडियो को देखिए और इस चैनल के वीडियोस को देखिए और अपना एक इंटरप्रिटेशन डेवलप करने की कोशिश करिए, नोट्स बनाने की कोशिश करिए, उनको रेफर करने की कोशिश करिए। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ स्किल, राइट? एंड द हाईएस्ट पेइंग स्किल, इनफैक्ट ये स्किल, कोई भी स्किल, मैं तो ये मानता हूँ कोई भी स्किल अगर आप उसे एक प्रोफेशनल लेवल पे डेवलप करते हैं, रिवॉर्ड्स आर अमेजिंग। इसी स्किल की वजह से मैंने लाइफ में सारी चीज़ें अचीव करी हैं। ओके, एंड इवन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, दैट बहुत समय से आई वांटेड टू इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर, और आप जानते हैं कि मार्केट वाज ओवर वैल्यूड, सारे स्टॉक्स नए हाइज बना रहे थे, जो चीज़, जिस चीज़ की वैल्यू 200 रुपये उसकी वैल्यू 300 रुपये हो गई थी। तो फॉर एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट बहुत एक्सपेंसिव था, बट मुझे आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना था। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक प्राइवेट आईटी कंपनी में, दैट इज नॉट लिस्टेड। तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। सीएस की एक टीम होती है, लॉयर्स की टीम होती है, एंड देन वी परचेज शेयर ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी के शेयर्स हमने प्राइवेटली खरीदे, और ये लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम किया है ऐसा। तो उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, एक फर्म डिसीजन की रिक्वायरमेंट थी, वो सब कहाँ से आया? वो सब इसी स्किल की वजह से आया। दिस स्किल, वन स्किल कैन गिव यू सो मेनी थिंग्स। आप प्राइस एक्शन जब समझते हैं तो आप एक डिसीजन मेकिंग की स्टेट पे आते हैं, विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज यहाँ पे आप उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो मार्केट में विजिबल नहीं है। किनको विजिबल नहीं है? जो एक परसेप्शन लेके आए हैं उनको नहीं। तो आपकी डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है, अगेन डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अ स्किल, डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। यू कैन टेक फर्म डिसीजंस वेर यू आर कॉन्फिडेंट, एंड बिकॉज एक मनी मेकिंग स्किल है, देन कैपिटल इज नेवर अ प्रॉब्लम। तो स्किल डेवलपमेंट पे आपको फोकस करना चाहिए, और ये एक इतनी अच्छी स्किल है, दिस कैन गिव यू एवरीथिंग अगर आप पेशेंटली इसको डेवलप करें तो। ओके, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके लिए समझना ज़रूरी था। स्पेशली चालू आप इससे करिए, यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट बुकिंग एंड सेलिंग। चार्ट्स को आप पलट पलट के देखते रहिए कि कहाँ सेलिंग हो रही है, इंटेंट कैसे विजिबल होता है, बिकॉज एनी फ्रेश पोजिशन विल ऑलवेज बी विथ इंटेंट। प्रॉफिट बुकिंग इंटेंट के साथ नहीं होता, यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन एंड इनडिसीजन, करना है नहीं करना, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, और वो चीज़ चार्ट में एक अलग तरह से विजिबल होती है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चालू करिए। देन इक्विटी मार्केट्स में 1:30 के पास क्या हो रहा है, 3 o'clock के पास क्या हो रहा है, उस टाइम के आसपास क्या हो रहा है, आप देखिए ट्रेडर्स का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चालू करिए। 9:15 बजे इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे आप, बिकॉज वोलेटिलिटी मार्केट की ज़्यादा होती है, बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना होता है, ओवरनाइट न्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना होता है। पर जहाँ मार्केट फ्लो में आ जाता है एक बार, 1:30 इज़ अ न्यू फेज फॉर द मार्केट। उस समय क्या हो रहा है, 3 o'clock जब एकदम मार्केट क्लोज होने वाला है, हाफ एन आवर का टाइम है, उस समय क्या हो रहा है, किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है,
ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी आपको. Okay, it is very very important. So that will be all for this video, guys. Thank you so much and all the best.